फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका प्रेम सर के इस चैनल पर। इग्नू के जून और दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज मैं लेकर आई हूँ BHDC 104 आधुनिक हिंदी कविता छायावाद तक। तो चलिए आज के इस सेशन में हम पिछले 5 साल के PYQ क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, ये पिछले साल के पेपर्स आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और एक एक करके सारे MBBI क्वेश्चन को लर्न करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी कविता का प्रवेश द्वार है। इस दौर में कवियों ने रीतिकालीन भानुमति के पिटारे को छोड़कर अपना ध्यान देश की वास्तविक दशा की ओर मोड़ लिया था। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता राष्ट्रीय चेतना का उदय है। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? राष्ट्रीय चेतना का उदय। तो पराधीनता के दुखों और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण को भारतेंदु जी ने बड़ी बेबाकी से लिखा है। अंग्रेज राज सुख साग सजय सब भारी, पै धन विदेश चली जात इन्हें बड़ी ख्वारी। तो यह युग सामाजिक सुधारों का भी साक्षी बना, जहां विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा और छुआछूत जैसी कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया गया। काव्य की भाषा के रूप में अभी भी ब्रज भाषा का ही वर्चस्व था, लेकिन उसमें आधुनिक संवेदनाओं का प्रवेश हो चुका था। कवियों ने समस्या पूर्ति जैसी विधाओं के माध्यम से अपनी काव्य कला को निखारा और इस युग की कविता में भक्ति और श्रृंगार का भी समावेश है, लेकिन वह रीतिकालीन अश्लीलता से मुक्त होकर मर्यादा के दायरे में आ गया और साथ ही समाज की कमियों को उजागर करने के लिए कवियों ने व्यंग और हास्य को अपना मुख्य हथियार बनाया। क्या किया? व्यंग और हास्य को अपना मुख्य हथियार बना लिया कवियों ने। तो संक्षेप में अगर देखें तो भारतेंदु युग परंपरा और आधुनिकता का वह संधिकाल है जिसने हिंदी कविता को दरबारी गलियों से निकालकर जनता के चौपाल तक पहुंचाया है। तो भारतेंदु युग की परंपराओं ने क्या किया है कि दरबारी गलियों से निकालकर जनता को चौपाल तक पहुंचा दिया है। चलिए अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हिंदी कविता के इतिहास में द्विवेदी युग के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो चलिए अब हम लोग द्विवेदी युग के महत्व को देखते हैं। हिंदी कविता के विकास में द्विवेदी युग 1900 से 1920 को जागरण सुधार काल कहा जाता है। तो हिंदी कविता के विकास में द्विवेदी युग को कब कहा जाता है? 1900 से 1920 को। और जागरण सुधार काल भी द्विवेदी युग को ही कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कविता को एक नया अनुशासन और संस्कार दिया है। क्या किया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, किस पत्रिका के माध्यम से? सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कविता को एक नया अनुशासन और संस्कार दिया है। इस युग का सबसे क्रांतिकारी महत्व खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना है और द्विवेदी जी ने व्याकरणिक अशुद्धियों को दूर कर खड़ी बोली को वह सामर्थ्य प्रदान किया जिससे वह ब्रज भाषा के वर्चस्व को समाप्त कर कविता की मुख्य धारा बन सकी। और इस युग ने कविता को नायक नायिका के विलासी वर्णन से बाहर निकालकर नैतिकता और आदर्शवाद की ओर मोड़ा। कवियों ने अब केवल राजमहलों की गाथा नहीं बल्कि किसान, विधवा और अछूतों के जीवन को साहित्य का विषय बनाया। मैथिली शरण गुप्त जैसे राष्ट्रकवि इसी युग की देन है। तो मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रकवि किस युग की देन है?
द्विवेदी युग की, जिन्होंने भारत भारती के माध्यम से भारतीयों में स्वदेश प्रेम का संचार किया। और द्विवेदी युग ने हिंदी कविता को विशेष वैविध्य प्रदान किया, जहां चींटी से लेकर हाथी तक किसी भी विषय पर कविता की रचना संभव हुई। इसी युग की नींव पर आगे चलकर छायावाद की भव्य इमारत खड़ी हुई। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा का विवेचन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा को देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा आधुनिक खड़ी बोली के परिमार्जित रूप का उत्कृष्ट उदाहरण है। किसका उदाहरण है? खड़ी बोली के परिमार्जित रूप का। तो गुप्त जी ने उस समय खड़ी बोली में काव्य रचना शुरू की जब इसे नीरस समझा जाता था। क्या समझा जाता था? नीरस। लेकिन अपनी कलात्मकता से उन्होंने इस सरस और लोचपूर्ण बना दिया। इसे क्या किया? अपनी कलात्मकता से काफ़ी सरस और लोचपूर्ण बना दिया। उनकी भाषा की सबसे बड़ी खूबी उनकी प्रवाहमय सादगी है। वे अत्यंत जटिल और दार्शनिक भावों को भी ऐसे सहज शब्दों में पिरोते हैं कि वह साधारण पाठक के हृदय को भी स्पर्श कर जाती है। उनकी बातें क्या होती है? साधारण पाठक जो होते हैं उनके हृदय को भी स्पष्ट कर जाती है। तो गुप्त जी की शब्दावली में तत्सम शब्दों का सुंदर प्रयोग मिलता है, किंतु वे भाषा के स्वाभाविक बहाव में कभी बाधक नहीं बनते। उन्होंने अपनी कविताओं में तद्भव और आंचलिक शब्दों का भी सटीक प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा मिट्टी से जुड़ी हुई लगती है। और साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों में उनकी भाषा में एक है। साकेत और यशोधरा जैसे महाकाव्यों में उनकी भाषा में एक आंतरिक लय और संगीतमकता विद्यमान है। उनके महाकाव्यों में क्या विद्यमान है? आंतरिक लय और संगीतमकता विद्यमान है। गुप्त जी ने खड़ी बोली को वह सामर्थ्य दिया जिससे वह महाकाव्य जैसे विस्तृत और गंभीर विषयों को वहन करने के लिए पूरी तरह सक्षम हो सकी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है राम नरेश त्रिपाठी के काव्य सौंदर्य की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो चलिए अब हम लोग राम नरेश त्रिपाठी के बारे में पढ़ते हैं। राम नरेश त्रिपाठी का काव्य सौंदर्य प्रकृति प्रेम और राष्ट्रभक्ति के अद्भुत समन्वय में निहित है। उनका सौंदर्य बोध किसी कृत्रिम दिखावे का नहीं, बल्कि सहज और स्वाभाविक संवेदनाओं का परिचायक है। त्रिपाठी जी ने प्रकृति का वर्णन केवल पृष्ठभूमि के रूप में नहीं, बल्कि एक सजीव सहचरी के रूप में किया। किसके रूप में? सजीव सहचरी के रूप में। पथिक और स्वप्न जैसी कृतियों में प्रकृति के मनोरम और दृष्टि पाठकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। उनके काव्य में स्वेच्छांततावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। उनके काव्य में क्या मिलती है? स्वेच्छांततावाद की एक स्पष्ट झलक मिलती है, जहाँ प्रेम का स्वरूप देह की सीमा लांघकर उदात्त और पावन हो जाता है। क्या होता है? जहाँ प्रेम का स्वरूप जो है देह की सीमा लांघकर उदात्त और पावन हो जाता है। तो उनकी भाषा अत्यंत सरल और लोक जीवन के करीब है। त्रिपाठी जी ने ग्राम गीतों का संकलन कर हिंदी कविता को लोक चेतना की नई ऊर्जा प्रदान की है। क्या की है? त्रिपाठी जी ने ग्राम गीतों का संकलन कर एक नई ऊर्जा प्रदान की है। उनके काव्य सौंदर्य का एक अनिवार्य पक्ष देश प्रेम है। अनिवार्य पक्ष क्या है? देश प्रेम। और पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, यह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो यह राष्ट्रवाद को जगाने के लिए काफ़ी अच्छा लाइन है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है और अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। केवल पशु ही अपमान सह सकता है इस जगत में। जैसी पंक्तियाँ पाठकों के भीतर सोए हुए राष्ट्रवाद को जगाने का दम रखती है। अगर संक्षेप में कहे तो उनका काव्य सादगी और ओज का एक ऐसा संगम है जो सीधे हृदय को दस्तक देता है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे, जयशंकर प्रसाद के काव्य विशिष्ट पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग जयशंकर प्रसाद के काव्य विशिष्टि पर
प्रकाश डालते हैं। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक और सौंदर्य के चितेरे कवि हैं। उनके काव्य की सबसे बड़ी विशिष्टता उनकी सूक्ष्म दार्शनिकता और अंतर्मुखी अनुभूतियाँ हैं। प्रसाद केवल बाहरी दृश्य का वर्णन नहीं करते, बल्कि उन दृश्यों के पीछे छिपे गहरे मानवीय भावों और रहस्यों को शब्द देते हैं। कामायनी में उन्होंने अनंतवाद की स्थापना की, जो मनुष्य को समस्त संघर्षों और दुख के बीच भी संतुलन बनाए रखने में संदेश देता है। तो कामायनी में उन्होंने क्या की? अनंतवाद की स्थापना की, जो मनुष्य को क्या करता है? समस्त संघर्षों और दुखों के बीच क्या कर देता है? एक संतुलन बना देता है। तो प्रसाद जी के काव्य में भारतीय संस्कृति और गौरवशाली अतीत की गूंज स्पष्ट सुनाई देती है। उनकी काव्य भाषा अत्यंत चित्रात्मक और प्रतीकात्मक है। वे शब्द के माध्यम से पाठक के मानस पटल पर सजीव बिंब बनाने में निपुण है। उनकी शब्दावली गरिमामयी और संस्कृति निष्ठ है, जो उनके काव्य को एक अलौकिक ऊंचाई प्रदान करती है। और रहस्यवाद, करुणा और असीम प्रेम उनके काव्य के मुख्य आधार हैं। तो उनके काव्य के मुख्य आधार क्या क्या हैं? रहस्यवाद, करुणा और असीम प्रेम। कुल मिलाकर प्रसाद का काव्य मानवता के आध्यात्मिक उत्कर्ष का महाकाव्य है। तो चलिए अब आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 6, निराला के रचना विधान को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो निराला के रचना विधान को क्या करना है? उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना विधान हिंदी साहित्य में सबसे अधिक विद्रोही और क्रांतिकारी है। क्या है? विद्रोही और क्रांतिकारी इनकी साहित्य। तो उन्होंने परंपरा से चली आ रही छंदों में दास्ता और अस्वीकार कर मुक्त छंद का सूत्रपात किया था। उन्होंने क्या किया था? जो छंदों की दास्ता को अस्वीकार कर मुक्त छंद का सूत्रपात कर दिया था। निराला का मानना था कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है, वैसे ही कविता को भी छंद के बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो निराला जी ने क्या कहा था कि जिस प्रकार मनुष्य की मुक्ति होती है, वैसे ही कविता को भी छंद के बंधन से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम समझें, उनकी कविता जूही की कली में तुकांत और मात्रिक अनुशासन नहीं है, फिर भी इसमें भावों का अपना एक अनूठा संगीत और प्रवाह है। तो हम लोग याद रखेंगे कि जूही की कली किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक अनमोल कविता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि निराला जी के रचना विधान में नाद सौंदर्य का विशेष स्थान है। किसका विशेष स्थान है? नाद सौंदर्य का। वे भाव के अनुसार शब्दों की ध्वनियों को चुनते हैं और राम की शक्ति पूजा में जहाँ वे संस्कृति निष्ठ और ओजस्वी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वहीं भिक्षुक और वह तोड़ती पत्थर जैसी कविताओं में उनका शिल्प अत्यंत सरल और यथार्थवादी हो जाता है। निराला का विधान कोमल भावों और कठोर सामाजिक यथार्थ दोनों एक साथ सिमटने का सामर्थ्य रखता है। तो निराला का विधान और कोमल भावों और कठोर सामाजिक यथार्थ जो है, एक साथ समेटने का सामर्थ्य रखता है। तो चलिए आते हैं हमारे 7वें महत्वपूर्ण प्रश्न पे। पंत की काव्य चेतना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग पंत जी के बारे में समझते हैं। पंत का पूरा नाम है सुमित्रानंदन पंत। इनकी काव्य चेतना निरंतर परिवर्तनशील और विकासगामी रही है। उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, क्योंकि उनकी प्रारंभिक चेतना प्रकृति के कोमल और रेशमी सौंदर्य में रमी हुई थी। पल्लव और वीणा की रचनाओं में वे प्रकृति के साथ एक गहरा आध्यात्मिक भावनात्मक एकात्मक भाव प्रकट करते हैं। उनके लिए प्रकृति ही उनके प्रारंभिक शिक्षिका और सहचरी रही है।
तो विकास के अगले चरण में उनकी चेतना प्रगतिवाद की ओर झुकी और ग्राम्य और युगवानी जैसी कृतियों में वे बादलों के लोक से उतरकर धरती की धूल और गरीबी तक आए, जहां उन्होंने शोषितों और किसानों के दर्द को शिद्दत से महसूस किया और जीवन के अंतिम दौर में पंथ की चेतना पर अरविंद दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे वे भौतिकता से ऊपर उठकर अति मानव और आध्यात्मिक शांति की खोज में लीन हो गए। और उनकी काव्य चेतना सुंदरम एक ऐसी यात्रा है जो प्रकृति से शुरू होकर विश्व मानवता और अंततः आत्मा के आलोक में विलीन होती है। तो काव्य चेतना सुंदरम किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, जो कि प्रकृति से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? विश्व मानवता और अंततः आत्मा के आलोक में विलीन होती है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न पे। भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के विकास पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य पर प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु युग हिंदी काव्य के आधुनिकीकरण का प्रथम चरण है। इस काल में हिंदी कविता दरबारी विलासिता और श्रृंगार के संकुचित घेरे से बाहर निकालकर लोक जीवन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में विकसित हुई है। कैसे विकसित हुई है? लोक जीवन और राष्ट्र निर्माण की दिशा में। विकास का यह मार्ग दो धाराओं से होकर गुजरा। पहली धारा परंपरा की थी। पहली धारा किसकी थी? परंपरा की, जिसमें ब्रज भाषा के माध्यम से भक्ति और श्रृंगार रचा जा रहा था। दूसरी धारा आधुनिकता की थी, जिसने देशभक्ति और सामाजिक सुधार को कविता का केंद्र बनाया। तो पहली धारा किस चीज़ की थी? परंपरा की थी, और दूसरी धारा आधुनिकता की थी। तो चलिए आगे देखते हैं। इस युग के विकास में पत्र पत्रिकाओं और समस्या पूर्ति के मंचों ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसने कवियों को सामयिक विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया और आर्थिक दोहन, विदेशी शासन का विरोध और स्वदेशी के गौरव को काव्य का मुख्य स्वर बनाया। यद्यपि काव्य की भाषा अभी भी ब्रज भाषा थी, लेकिन उसके विषय और उद्देश्य पूरी तरह आधुनिक हो चुके थे। इस युग ने वह ठोस धरातल तैयार किया जिस पर आगे चलकर हिंदी कविता ने अपनी वैश्विक और प्रौढ़ पहचान बनाई। तो इस युग में क्या हुआ कि हिंदी कविता ने अपनी वैश्विक और प्रौढ़ पहचान बनाई थी, क्योंकि इसमें विषय और उद्देश्य पूरी तरह क्या हो चुके थे? आधुनिक हो चुके थे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। द्विवेदी युग की कविता गंभीरता, अनुशासन और मर्यादा का प्रतीक है। इस युग ने हिंदी काव्य को मनोरंजन के साथ साधन के ऊपर उठाकर समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया। इस युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति इतिवृत्तांतमकता है। इसकी सबसे प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी है? इतिवृत्तांतमकता, जिसका अर्थ है कल्पना के स्थान पर तथ्यों और कहानियों का वर्णनात्मक चित्रण करना। इतिवृत्तांतमकता का क्या मतलब होता है? कल्पना के स्थान पर तथ्यों और कहानियों का वर्णनात्मक चित्रण करना। देशभक्ति, अतीत का गौरव गान इस काल का दूसरा मुख्य स्तंभ रहा है। तो इस काल का दूसरा मुख्य स्तंभ क्या रहा है? देशभक्ति और अतीत का गौरव गान, जिससे पराधीन भारत के मन में स्वाभिमान की भावना भर गई और भाषा के स्तर पर खड़ी बोली का शुद्ध प्रयोग अनिवार्य प्रकृति बन गई। कवियों ने रीतिकालीन श्रृंगारिकता को त्याग कर नैतिकता और समाज सुधार पर विशेष बल दिया। कवि ने क्या किया कि रीतिकालीन श्रृंगारिकता को त्याग कर नैतिकता और समाज सुधार पर विशेष ध्यान दे दिया था, विशेष बल दे दिया था। तो नारी की शिक्षा और किसान जीवन का चित्रण इस युग की प्रमुख संवेदनाएं रही है। तो इस युग की प्रमुख संवेदनाएं क्या क्या रही है? नारी शिक्षा और किसान जीवन का चित्रण।
प्रकृति का चित्रण भी उद्दीपन के बजाय स्वतंत्र और सजीव रूप में किया गया। यह युग सुधारवादी और आदर्शवादी प्रवृत्तियों का युग था। तो यह युग क्या था? सुधारवादी और आदर्शवादी प्रवृत्तियों का युग। तो चलिए आगे देखते हैं हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। मैथिलीकरण गुप्त के काव्य में अभिव्यक्ति नारी सम्मान की भावना को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए अब हम लोग मैथिलीकरण गुप्त के काव्य के बारे में जानते हैं। मैथिलीकरण गुप्त के काव्य में नारी स्वरूप अत्यंत मर्यादित, त्यागमयी और पूजनीय है। उन्होंने साहित्य में उपेक्षित रही उन नारियों को अपना नायक बनाया जिन्हें इतिहास से हाशिए पर छोड़ दिया था। साकेत की उर्मिला उनकी सबसे उत्कृष्ट रचना है। तो साकेत की उर्मिला किसकी रचना है? मैथिलीशरण गुप्त की। तो हम याद रखेंगे कि मैथिलीशरण गुप्त की रचना है उर्मिला, जहां उन्होंने लक्ष्मण की पत्नी के वियोग को एक महान तपस्या के रूप में प्रतिष्ठित किया। गुप्त जी की नारी केवल रोने वाली अबला नहीं बल्कि आत्मसम्मान से भरी हुई है। तो गुप्त जी की जो नारी है वह रोने वाली अबला नारी नहीं है, वह एक आत्मसम्मान से भरी हुई है, उसके अंदर अपना एक आत्मसम्मान है। यशोधरा में जब बुद्ध उसे बिना बताए चले जाते हैं तो वह कहती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते जो पुरुष सत्तात्मक समाज के प्रति एक गरिमामयी प्रश्न है। तो वो यशोधरा कहती है जब उन्हें बुद्ध छोड़कर गए थे कि सखी कि वो मुझसे कहकर जाते। तो आइए अब देखते हैं उनकी प्रसिद्ध पंक्तियाँ। अबल जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। नारी के अंतहीन धैर्य और उसकी मातृत्व शक्ति को रेखांकित करती है। गुप्त जी ने नारी को केवल पुरुष की पूरक नहीं बल्कि नैतिक और चारित्रिक रूप से उसे श्रेष्ठ दिखाया है। उनके काव्य में नारी त्याग और समर्पण और असीम शक्ति की साक्षात प्रतिमा बनकर उभरती है। तो आइए अब देखते हैं छायावाद का रचना विधान विषय पर एक निबंध लिखिए। तो चलिए अब हम लोग छायावाद की रचना विधान को देखते हैं। छायावाद हिंदी साहित्य का वह स्वर्णिम काल है जिसने कविता के बाहरी और आंतरिक रूप को पूरी तरह बदल दिया। इसका रचना विधान परंपरा से अलग महीन और सूक्ष्म अनुभूतियों पर टिका है। किस पर टिका है? महीन और सूक्ष्म अनुभूतियों पर। छायावादी कवियों ने स्थूल वर्णन के बजाय सूक्ष्मता और भावुकता को प्रधानता दी है। इस काव्य में मैं यानी आत्मपरकता का भाव बहुत गहरा है। मैं का भाव जो है बहुत गहरा है, जहाँ कवि अपने सुख दुख को पूरी दुनिया के संदर्भ में देखता है। तो रचना विधान की दृष्टि से छायावाद चित्रात्मक भाषा और प्रतीकों का जबरदस्त प्रयोग हुआ है। तो हमने क्या देखा कि विधानसभा की दृष्टि से छायावाद में चित्रात्मक भाषा और प्रतीकों का जबरदस्त प्रयोग हुआ है। कवि शब्दों के माध्यम से एक बिंब खड़ा करता है, जहाँ भाषा केवल बात कहने का माध्यम नहीं है बल्कि संगीत की तरह मधुर हो गई है। भाषा जो है ना क्या हो गई है? संगीत के जैसा मधुर हो गई है। और प्रकृति का मानवीकरण छायावाद की एक और बड़ी विशेषता है। तो प्रकृति की एक बड़ी विशेषता क्या है छायावाद की? प्रकृति का मानवीकरण। मुक्त छंद का प्रयोग और शब्दों की कोमलता ने छायावाद के शिल्प को और लौकिक सुंदरता दी है। क्या की है? शब्दों की कोमलता ने शिल्प को एक अलौकिक सुंदरता दी है। इसे जो आधुनिक कविता का सबसे समृद्ध हिस्सा बनाती है। इसे क्या करती है? आधुनिक कविता का सबसे समृद्ध हिस्सा बनाती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना पर
प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना के बारे में। जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना केवल बाहरी चमक धमक तक सीमित नहीं, बल्कि वह आध्यात्मिक और मानसिक गहराई से लिए हुए है। प्रसाद के लिए सौंदर्य वह है जो मन को शांति और आनंद दे। तो प्रसाद की दृष्टि से सौंदर्य क्या है? जो मन को शांति दे और आनंद दे। वे नारी सौंदर्य का वर्णन करते समय भी उसे एक पवित्र शक्ति के रूप में देखते हैं। नारी को क्या देखते हैं? एक पवित्र शक्ति के रूप में देखते हैं। उनकी सौंदर्य चेतना में लज्जा और श्रद्धा जैसे गुणों की शारीरिक सुंदरता से ऊपर रखा गया है। तो हम देखते हैं कि प्रसाद जी की प्रकृति के कण कण में भी उसकी सौंदर्य की झलक दिखते हैं। कामायनी में श्रद्धा का सौंदर्य मनु के टूटे हुए मन को फिर से जोड़ता है। प्रसाद की सौंदर्य चेतना सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर आधारित है। तो प्रसाद की सौंदर्य चेतना किस पर आधारित है? सत्यम शिवम और सुंदरम के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ सुंदर वही है जो शिव यानी कि कल्याणकारी है। उनका सौंदर्य बोध हमें वासना के ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाता है। तो उनका सौंदर्य बोध क्या करता है? हमारे वासना से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाता है। तो चलिए अब देखते हैं एक कवि के रूप में महादेवी वर्मा का मूल्यांकन कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। एक कवि के रूप में उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी पीड़ा और विरह है। छायावाद के 4 स्तंभों में वे एकमात्र ऐसी कवित्री है जिनकी कविता पूरी तरह से आंतरिक और भावनात्मक है। उनकी पीड़ा व्यक्तिगत ना होकर लोक कल्याणकारी है। उनकी पीड़ा क्या है? लोक कल्याणकारी है, जिसमें वे दीपक की तरह जलकर दूसरों का रास्ता दिखाना चाहती है। वो क्या करती है? दीपक की तरह जलकर दूसरों को रास्ता दिखाना चाहती है, लोगों को रोशनी देना चाहती है। महादेवी जी के काव्य में रहस्यवाद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? रहस्यवाद की। वे उस अज्ञात प्रियतम ईश्वर से मिलने की व्याकुलता को कोमल शब्दों में व्यक्त करती है और उनकी भाषा अत्यंत संगीतात्मक और मधुर है। उनकी भाषा क्या है? अत्यंत संगीतात्मक और मधुर है। उनके गीतों में एक लय है जो सीधे पाठकों के दिल को छू लेती है। प्रतीकों का प्रयोग उनकी कविता को गहराई देता है और वे एक ऐसी कवि हैं जिन्होंने करुणा और नारी की आंतरिक शक्ति को हिंदी कविता में एक नई ऊंचाई और प्रतिष्ठा किया है। तो हमने देखा कि करुणा और नारी की आंतरिक शक्ति को क्या किया गया है? एक नई ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किया गया है। और वो किसने किया है? महादेवी वर्मा ने। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न, एक कवि के रूप में हरिऔंध का मूल्यांकन कीजिए। तो आइए अब हम लोग हरिऔंध के बारे में जानते हैं। तो हरिऔंध जी का पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। उनका नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध द्विवेदी युग के कवि हैं जिन्होंने हिंदी कविता को आधुनिकता और परंपरा के बीच खड़ा किया है। क्या किया है? कविता को आधुनिकता और परंपरा के बीच खड़ा कर दिया है। उनका सबसे बड़ा योगदान प्रिय प्रवास है। सबसे बड़ा योगदान क्या है? प्रिय प्रवास के रूप में है, जिसे खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। हरिऔंध की विशेषता यह है कि उन्होंने पौराणिक पात्रों को भगवान के बजाय लोक सेवक के रूप में पेश किया है। तो उपाध्याय जी ने क्या किया है कि पौराणिक पात्रों को जो है भगवान के बजाय लोक सेवक के रूप में पेश किया है, जो उस समय बहुत बड़ी क्रांति थी।
तो इसी में आगे देखते हैं कि हरिओंद जी की भाषा के दो रूप मिलते हैं। एक ओर वे प्रिय प्रवास में बहुत संस्कृति निष्ठ भाषा लिखते हैं, तो दूसरी ओर चोखे चौपदे में एक सरल और बोलचाल की भाषा लिखते हैं। तो उनके दोनों रूपों में पहला कौन सा रूप है? संस्कृति निष्ठ भाषा, और दूसरा कौन सा है? चोखे चौपदे में एकदम सरल और बोलचाल की भाषा। उनकी काव्य साधना में विविधता है। उन्होंने खड़ी बोली को महाकाव्य में लायक गरिमा दी है। संक्षेप में अगर कहें तो हरिओंद हिंदी काव्य के वह मजबूत स्तंभ हैं जिन्होंने आधुनिक कविता की शुरुआती राह को आसान बनाया है। तो हरिओंद जी ने क्या किया है? आधुनिक कविता की शुरुआती राह को एकदम आसान बना दिया है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी युगीन काव्य भाषा पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो चलिए अब हम लोग द्विवेदी युगीन काव्य भाषा को देखते हैं। द्विवेदी युग की काव्य भाषा हिंदी साहित्य के इतिहास में क्रांति का प्रतीक है। आचार्य द्विवेदी के नेतृत्व में खड़ी बोली को व्याकरण के सांचे में ढालकर उसे शुद्ध और परिमार्जित किया गया है। यह भाषा अब केवल गद्य की भाषा नहीं रही है, बल्कि कविता में भी अपनी ताकत दिखाने लगी। इस युग की भाषा की विशेषता उसकी स्पष्टता और सादगी है। तो इस युग की विशेषता क्या है? उसकी स्पष्टता और सादगी। किसकी? कौन सी युग की? द्विवेदी युग की। यहाँ कवियों का उद्देश्य केवल चमत्कार दिखाना नहीं, बल्कि अपनी बात को सीधे जनता तक पहुँचाना था। तो भाषा में इतिवृत्तात्मकता, यानी इतिवृत्तात्मकता का मतलब होता है सीधा वर्णन का गुण है। तो गुण आ गया जिससे कविता समझना आसान हो गया। जब इतिवृत्तात्मकता का गुण आ गया तो कविता को क्या हो गया? समझना आसान हो गया। असल में इसी भाषा ने हिंदी कविता को पैर पर खड़ा होना सिखाया है। तो हिंदी भाषा ने क्या किया है? कविता को पैर पर खड़ा होना सिखाया है। द्विवेदी युगीन भाषा ने ही वह शब्दावली और गरिमा तैयार की जिसने आगे चलकर छायावाद और प्रकृतिवाद को सफल बनाया। यह भाषा सुधार ही आधुनिक हिंदी का आधार बना। आधुनिक हिंदी का आधार क्या बना? यही भाषा सुधार। तो चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त के बारे में। तो मैथिली शरण गुप्त का महत्व बताते हुए उनकी राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के बारे में। मैथिली शरण गुप्त का महत्व हिंदी साहित्य में एक राष्ट्रकवि के रूप में अटल है। तो उन्होंने उस समय अपनी कविताएं लिखी जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तो हमारा देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तो उन्होंने क्या किया था? कविताएं लिखी थी। उनकी राष्ट्रीय भावना केवल नारों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीयों को अपने स्वर्णिम अतीत की याद दिलाकर उनमें आत्मविश्वास भरा। तो उन्होंने भारतीयों को क्या किया? स्वर्णिम अतीत की याद दिलाकर उसमें आत्मविश्वास भरा कि हाँ, आपके अंदर भी एक अपना विश्वास है। उनकी अमर कृति भारत भारती ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक मसाल काम किया है। किसने? भारत भारती ने। भारत भारती किसकी है कृति? मैथिली शरण गुप्त की। तो हम याद रखेंगे मैथिली शरण गुप्त की कृति है भारत भारती। उसी में हम आगे देखते हैं कि गुप्त जी की राष्ट्रीय भावना का मूल मंत्र था, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी कमियों को पहचाने और गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़े। उन्होंने देश की सीमाओं के साथ साथ यहाँ की नारी और किसान को भी राष्ट्रीय सम्मान का हकदार माना, और मैथिली शरण गुप्त ने अपनी लेखनी से एक पूरे युग का राष्ट्रवाद की दीक्षा दे दी। तो मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया था? राष्ट्रवाद की दीक्षा दे दी थी पूरे युग को। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो है छायावाद की अंतर वस्तु को रेखांकित कीजिए। तो चलिए अब हम लोग छायावाद की अंतर वस्तु को देखते हैं। छायावाद की अंतर वस्तु यानी कि कंटेंट पूरी तरह मानवीय और सूक्ष्म है। क्या है?
पूरी तरह मानवीय और सूक्ष्म है, छोटा है। छायावाद की पहली बड़ी विशेषता व्यक्तिवाद है। तो छायावाद की पहली बड़ी विशेषता क्या है? व्यक्तिवाद। यहाँ कवि अपनी निजी अनुभूतियों और सुख दुख को व्यक्त करता है। कवि क्या करता है? अपनी निजी अनुभूतियों और सुख दुख को व्यक्त करता है। और दूसरी प्रमुख अंतर्वस्तु प्रकृति प्रेम है। दूसरी अंतर्वस्तु क्या है? प्रकृति प्रेम। तो पहली बड़ी विशेषता क्या थी? व्यक्तिवाद। और दूसरी प्रमुख अंतर्वस्तु क्या थी? प्रकृति प्रेम। जहाँ प्रकृति कवि के सुख दुख का साथी है, छायावाद की अंतर्वस्तु में नारी का उदात्त रूप मिलता है। वह वासना की वस्तु नहीं बल्कि करुणा की मूर्ति है। छायावाद में क्या लिखा गया है कि वह वासना की वस्तु नहीं बल्कि करुणा की मूर्ति है। यह किसके लिए मिलता है? नारी का उदात्त रूप के लिए मिलता है। तो चलिए इसी में हम आगे देखते हैं। इसके अलावा छायावाद में रहस्यवाद और राष्ट्र प्रेम का भी एक सूक्ष्म रूप दिखाई देता है। कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति अपनी जिज्ञासा और देश की आज़ादी के प्रति अपनी तरफ को प्रतीकों के माध्यम से कहा। किसके माध्यम से कहा? प्रतीकों के माध्यम से। संक्षेप में अगर हम जानें तो छायावाद की अंतर्वस्तु स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। क्या है? छायावाद की जो अंतर्वस्तु है वो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, जहाँ भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान सबसे ऊपर है। तो भावनाओं की गहराई और कल्पना की उड़ान सबसे ज़्यादा ऊपर है और सबसे पहले है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट और MBBI क्वेश्चन नंबर 18। निराला काव्य के विशिष्ट की रचना की चर्चा कीजिए। तो चलिए अब हम लोग निराला काव्य के वैशिष्ट्य की चर्चा करते हैं। तो निराला का काव्य हिंदी साहित्य का सबसे ओजस्वी और विविधतापूर्ण हिस्सा है। उनके काव्य का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य उनका विद्रोही स्वभाव है। उन्होंने केवल छंदों के बंधन ही नहीं तोड़े बल्कि समाज की रूढ़ियां पर भी चोट की। निराला की कविता में एक तरफ राम की शक्ति पूजा जैसी गंभीर रचना है तो दूसरी तरफ कुकुर मुत्ता जैसी व्यंग्यपूर्ण और जनभाषा वाली कविता है। तो निराला जी का स्वभाव कैसा है? विद्रोही स्वभाव है। और उन्होंने क्या किया था? गंभीर चोट किया था रूढ़ियों पर। और जो है निराला जी की कविता में क्या हुआ था? एक तरफ राम की शक्ति पूजा की मतलब गंभीर रचना की गई थी। किसकी रचना? राम की शक्ति पूजा जैसे गंभीर रचना। तो दूसरी तरफ क्या हुई थी? कुकुर मुत्ता जैसे व्यंग्यपूर्ण जनभाषा वाली कविता हुई थी। तो चलिए आगे देखते हैं। उनके काव्य की एक और खूबी यथार्थवाद और छायावाद का मेल है। जहाँ वे बादलों के जरिए क्रांति का आवाहन करते हैं, वहीं पत्थर तोड़ती महिला के बहाने समाज के कड़वे सच को भी सामने लाते हैं। तो क्या करते हैं वे कि बादलों के जरिए क्रांति का आवाहन करते हैं और वहीं पत्थर तोड़ती महिलाओं के बहाने समाज के जो कड़वे सच हैं उसको सामने ले आते हैं। निराला जी के काव्य में नाद सौंदर्य और शब्द चयन बेजोड़ है। वे अकेले ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत पीड़ा को पूरी मनुष्यता की करुणा में बदल दिया है। तो निराला का काव्य अदम्य साहस का जीवंत उदाहरण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना के विकास को चिन्हित कीजिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की क्या क्या काव्य चेतना थी। सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना का विकास मुख्य रूप से 3 पड़ावों में हुआ। कितनी पड़ावों में? 3 पड़ावों में सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना का विकास हुआ था। तो जिसमें कि हमारा पहला है छायावादी पड़ाव। तो चलिए हमारा पहला देखते हैं छायावादी पड़ाव। शुरुआत में पंत जी की चेतना प्रकृति की गोद में रमी हुई थी। कैसी थी? प्रकृति की गोद में एकदम रमी हुई थी। पल्लव में प्रकृति के कोमल चितेरे के रूप में उभरते हैं। पल्लव में क्या होते हैं? प्रकृति के कोमल चितेरे के रूप में उभरते हैं, जहाँ वे प्रकृति को अपनी सहचरी मानती है। प्रकृति को क्या मानती है? अपनी सहचरी। वहीं दूसरी ओर
हमारा दूसरा मुख्य बिंदु है प्रगतिवादी पड़ाव। तो चलिए अब हम लोग प्रगतिवादी पड़ाव को देखते हैं। धीरे धीरे उनकी चेतना धरती के कठोर सच की ओर मुड़ी। ग्राम्य में वे गरीबों मजदूरों की समस्याओं पर लिखने लगे और उनकी कविता बादलों से उतरकर धूल तक आई। फिर क्या होने लगी? उनकी कविता बादलों से उतरकर धूल तक आ गई थी। तो चलिए अब देखते हैं हम सुमित्रानंदन पंत की तीसरी काव्य चेतना का विकास, जो कि है आध्यात्मिक पड़ाव। तो चलिए आध्यात्मिक पड़ाव को देखते हैं। जीवन के अंतिम वर्षों में उन पर महर्षि अरविंद के दर्शन का गहरा असर पड़ा। किसका? महर्षि अरविंद के दर्शन का गहरा असर पड़ा। वे आध्यात्मिक चेतना और विश्व मानवता की बातें करने लगे। उसके बाद वे क्या करने लगे? आध्यात्मिक चेतना और विश्व मानवता की बातें करने लगे। तो यह यात्रा जो है प्रकृति से मानव और मानव से परमात्मा की ओर संपूर्ण यात्रा है। तो सुमित्रानंदन पंत की जो यात्रा है वह एक प्रकृति से मानव और मानव से परमात्मा तक की एक संपूर्ण यात्रा है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं संक्षिप्त व्याख्या और संक्षिप्त टिप्पणियों को देखते हैं। हमने 19 प्रश्नों को किया है। अब हमारी बारी है कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को करने की, जो है सप्रसंग व्याख्या और संक्षिप्त टिप्पणियाँ। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं, जिसमें कि है हमारा पहला क्वेश्चन, औरतों के हाथों नहीं यह पलती है, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? औरों के हाथों नहीं यहाँ पलती है और अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ, श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य मुक्ति फलती हूँ और अपने अंचल से व्यंजन आप झलकती हूँ, तनु लता सफलता स्वाद आज ही लाया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। तो चलिए इस प्रश्न के प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है। किससे? नवम सर्ग से उद्धृत है साकेत के। इन पंक्तियों में उर्मिला अपने वनवास के दौरान अपने आत्मसम्मान और स्वावलंबन का परिचय दे रही है। इन पंक्तियों के दौरान क्या कर रही है? उर्मिला जो है वनवास के दौरान अपने आत्मसम्मान और स्वावलंबन का परिचय दे रही है। तो चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। उर्मिला कहती है कि वे किसी के सहारे जीने वाली अबला नहीं है, बल्कि वे आत्मनिर्भर है और अपनी मेहनत के पसीने यानी कि श्रमवारी की बूंदों से ही सुख स्वास्थ्य और मुक्ति रूपी फल प्राप्त करती है। उन्हें अपनी सेवा के लिए किसी दासी की आवश्यकता नहीं है। वे अपने आंचल से स्वयं को हवा झल सकती है और उर्मिला को अपनी इस छोटी सी कुटिया में वह परम सुख मिल रहा है जो किसी राजभवन में भी उसे नहीं मिलता। जहां कवि ने दिखाया है कि नारी कर्तव्य और स्वाभिमान को चुनौती है, तो वह महलों के सुख को भी तुच्छ समझने लगती है। तो हमने देखा मैथिली शरण गुप्त की यह रचना, जिसमें लिखी क्या गई थी कि नारी जब कर्तव्य और स्वाभिमान को चुनती है तो वह महलों और सुख को भी तुच्छ समझने लगती है। तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो पंक्ति है, अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको बहा, दिखा मुझको भी निज गर्जन गौरव संसार, उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल। तो चलिए इस पंक्ति के प्रसंग को समझते हैं। यह काव्यांश छायावादी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग से लिया गया है। किससे लिया गया है? बादल राग से, जो कि किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। यहाँ बादलों की क्रांति और परिवर्तन के दूत के रूप में पुकारा गया है। तो चलिए इस प्रश्न के व्याख्या को देखते हैं।
कवि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू पूरे वर्ष की खुशियों का आधार है। तू क्या है? पूरे वर्ष की खुशियों का आधार है, इसलिए तू अपनी रसधार से इसे सुखी धरती को सींच दे। कवि चाहते हैं कि बादल उन्हें अपने साथ बहाकर उस साहसी दुनिया में ले जाए जहां उसकी गर्जना का गौरव व्याप्त है। वे बादल से आह्वान करते हैं कि मनुष्य के हृदय में हलचल मचा दे ताकि सोई हुई जनता जाग सके। यहाँ बादल की पागल गति असल में पुरानी और जर्जर व्यवस्था को उखाड़ फेंकने वाली क्रांतिकारी शक्ति का प्रतीक है, जो नई सृष्टि के लिए अनिवार्य है। तो हमने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता बादल राग से जो व्यंग लिया गया था उसको समझा। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जो है नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यह प्रसंग, यह मार्मिक पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य रचना यशोधरा से ली गई है। किससे ली गई है? यशोधरा से। सिद्धार्थ जो कि बुद्ध के बिना बिताए गृह त्याग करने पर यशोधरा अपनी सखी के सामने अपना दुख और गौरव प्रकट कर रही है। तो चलिए अब उनको इस प्रसंग के व्याख्या को अच्छे से समझते हैं। यशोधरा कहती है कि मेरी आंखें उन्हें कठोर निष्ठुर कह रही है क्योंकि वे चुपचाप चले गए, लेकिन साथ ही वे यह भी सोचते कि यदि वे बताकर जाते तो सिद्धार्थ का दयालु हृदय यशोधरा के आंसुओं को कैसे सह पाता। वे शायद मेरे दुख पर तरस खाकर ही मुझे बिना जगाए चले गए, और यशोधरा का सबसे बड़ा दुख यही है कि उनके पति ने उन्हें अपनी साधना का मार्ग बाधक समझा। सखी वे मुझसे कहकर जाते कि यह गूंज भारतीय नारी के गहरे प्रेम और उसके आहत स्वाभिमान का सबसे सुंदर चित्रण है। तो यशोधरा क्या समझती है कि उनके पति उन्हें साधना का मार्ग बाधक समझ रहे थे। वो क्यों उन्हें समझ रहे थे, उसे इस बात का दुख है। तो वे जो है कहते हैं कि इनकी जो यह नारी के गहरे प्रेम और उनके आहत स्वाभिमान का सबसे सुंदर चित्रण है, ये इनसे दिखता है, यशोधरा का बुद्ध के प्रति प्रेम से। तो चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 23। रहे क्यों एक म्यान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो, ते ही क्यों भावे कोय, जा तन मन में रति रह मोहन, तहाँ ज्ञान सा आवे। तो चलिए इस प्रश्न के प्रसंग को समझते हैं, फिर उसके व्याख्या को देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा जाता है, यह काव्यांश भारतेंदु युग की उस काव्य चेतना को दर्शाता है जहाँ सगुण भक्ति और अनन्य प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। तो यह किससे लिया गया है? भारतेंदु युग से, और यह सगुण भक्ति और अनन्य प्रेम को सर्वोपरि माना गया है इस काव्यांश में। तो चलिए अब इसके व्याख्या को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही म्यान में दो तलवार 80 नहीं रह सकती, उसी प्रकार एक हृदय में सांसारिक ज्ञान और ईश्वर का प्रेम एक साथ नहीं टिक सकते। जिन आँखों ने एक बार परमात्मा के प्रेमी रूपी रस का स्वाद चख लिया है, उन्हें संसार की कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लग सकती। जिस शरीर और मन में साक्षात मोहन यानी कि कृष्ण का वास हो गया हो, वहाँ कोड़े और सूखे ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यहाँ कवि ने यह सिद्ध किया है कि प्रेम की अनुभूति किताबी ज्ञान से कहीं अधिक ऊंची और पवित्र होती है। तो यहाँ कवि ने क्या सिद्ध किया है कि प्रेम की जो अनुभूति होती है वह किताबी ज्ञान से कहीं अधिक और ऊंची पवित्र होती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं संक्षिप्त टिप्पणियाँ, जिसमें कि हमारा 24 और MBBI क्वेश्चन है महादेवी वर्मा की काव्य भाषा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं महादेवी वर्मा की काव्य भाषा को। महादेवी वर्मा की काव्य भाषा छायावादी शिल्प का कोमलतम उदाहरण है। उनकी मुख्य भाषा खड़ी बोली है। महादेवी वर्मा की मुख्य भाषा कौन सी है?
खड़ी बोली, लेकिन उसमें ब्रज भाषा जैसी तरलता और मिठास है। लेकिन क्या है, उनमें ब्रज भाषा जैसी तरलता और मिठास है। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उनकी संगीतात्मकता है। उनके शब्द पढ़ते समय कानों में संगीत की तरह गूंजते हैं। महादेवी जी ने अपने पीड़ा को व्यक्त करने के लिए दीपक, बादल और निहिर जैसे प्रतीकों का अद्भुत प्रयोग किया है। किसका किसका प्रयोग किया है? दीपक, बादल और निहार जैसे प्रतीकों का। उनकी शब्दावली तत्सम प्रधान होते हुए भी अत्यंत कोमल और रेशमी एहसास कराती है। उन्होंने अपनी भाषा के जरिए अदृश्य प्रियतम यानी कि ईश्वर के प्रति विरह को एक दिव्य गरिमा प्रदान की है। तो उन्होंने अपनी भाषा के जरिए क्या किया है? अदृश्य प्रियतम यानी ईश्वर के प्रति अपने विरह को एक दिव्य गरिमा प्रदान की है। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 25वां महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग की सामाजिक पृष्ठभूमि। तो चलिए हम लोग अब भारतेंदु युग की सामाजिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हैं। भारतेंदु युग की सामाजिक पृष्ठभूमि परिवर्तन और नवजागरण की है। किसकी है? परिवर्तन और नवजागरण की। यह वह दौर था जब भारत का मध्यकाल की रूढ़ियों से निकलकर आधुनिक काल में प्रवेश कर रहा था। समाज में एक ओर बाल विवाह, छुआछूत और सती प्रथा जैसी भयानक कुरीतियां थी, तो दूसरी ओर अंग्रेजी शिक्षा के कारण एक नया शिक्षित वर्ग उभर रहा था जो इन बुराइयों के खिलाफ था। देश अंग्रेजों के आर्थिक शोषण से जूझ रहा था, जिससे जनता में गरीबी और असंतोष था। स्वामी दयानंद और राजा राम मोहन राय के विचारों ने समाज को कोई नई दृष्टि दी और भारतेंदु युग के कवियों ने इसी सामाजिक हलचल को साहित्य का हिस्सा बनाया और उसे समाज सुधार का माध्यम बनाया। भारतेंदु युग के कवियों ने क्या किया था कि इसी सामाजिक हलचल को क्या किया? साहित्य का हिस्सा बना दिया और उसे ही समाज सुधार का माध्यम बना दिया। तो फ्रेंड्स, तैयारी को बेहतर बनाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें। अगर आप और अच्छे से इसे पढ़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन बनाना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप उस नंबर पर मैसेज करके PDF परचेज कर सकते हैं और इसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।